हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कंपनी लॉ में आपका टॉपिक है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसे हम अंशों का आवंटन भी कह देते हैं। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होता क्या है, ये जानने से पहले अलॉटमेंट का जो मीनिंग है उसका क्लियर होना ज़रूरी है कि अलॉटमेंट जो है, आवंटन जो है, वो होता क्या है। तो इसकी एक डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू पामर। पामर क्या कहता है कि अलॉटमेंट मीन्स द अप्रोप्रिएशन टू एन एप्लीकेंट बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ अ सर्टेन नंबर्स ऑफ शेयर्स इन रिस्पॉन्स टू एन एप्लीकेंट। कि जो अलॉटमेंट है उसका अर्थ क्या है कि जो आपका एक एप्लीकेंट है, ठीक है, उसको रिस्पॉन्स देने के लिए जो आपके निर्देशक होते हैं, जो संचालक मंडल होता है, जो बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स होता है, उसके एक प्रस्ताव द्वारा यानी कि एक रेजुलेशन के द्वारा क्या होता है, एक निश्चित संख्या में, एक फिक्स नंबर्स में क्या होता है, सर्टेन नंबर्स में क्या होता है, जो शेयर्स हैं उनको अलॉट किया जाता है। मीन्स उनका विनियोजन किया जाता है, उनको नियोजन किया जाता है। निश्चित संख्या में जो आपके शेयर्स होते हैं उनको नियोजित किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बेसिक सा मीनिंग देखते हैं अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट हम कहते किसे हैं, अलॉटमेंट यानी कि जब हमने क्या है, एप्लीकेशन का जो पैसा है, जो एप्लीकेशंस हैं वो रिसीव कर ली हैं, और उसके बाद हमने क्या करने होते हैं, शेयर्स को अलॉट करना होता है, शेयर्स देने होते हैं। आगे जो आपके एप्लीकेंट्स होते हैं, जो आवेदनकर्ता जो होते हैं, जिन्होंने आवेदन किया है, उनको हम क्या करते हैं, शेयर्स को अलॉट करते हैं। एक फिक्स नंबर में, सर्टेन नंबर में शेयर्स को हम क्या करते हैं, उनका विनियोजन करते हैं, उनको नियोजित करते हैं, ठीक है। एक और हम अगर वैसे देखें तो अलॉटमेंट का मतलब होता है, जो आपके शेयर्स है उनके आवंटन का मतलब क्या होता है, जो पर्सन जो है, जिन्होंने क्या है, आपके आवेदन पत्र भेजे हैं, जिन्होंने क्या है, प्रार्थना पत्र भेजे हैं, किसके लिए, एक फिक्स अमाउंट में शेयर्स उनको क्या कर दिए जाए, अलॉट कर दिए जाएं। उन पर्सन को जब शेयर्स क्या कर दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका मीनिंग था आपका अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का। अब इसके बाद इसके कुछ प्रोविजंस आते हैं रिगार्डिंग अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस आते हैं। एक जो प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता, वो जैसे चाहे अपने शेयर्स को अलॉट कर सकती है। लेकिन जो आपकी पब्लिक कंपनी होती है उसको एक लीगली कुछ प्रोविजंस पे क्या है, ध्यान देना पड़ता है। उसकी ये ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी मतलब कि रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग वो क्या करे, अपने शेयर्स को अलॉट करे। तो कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, कुछ प्रावधान दिए गए हैं, कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं आपके अलॉटमेंट से संबंधी, जिसमें फर्स्ट आता है जनरल प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कि जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, भारतीय अनुबंध अधिनियम है, उसके अकॉर्डिंग कुछ सामान्य आपकी प्रावधान दिए गए हैं, कुछ जनरल प्रोविजंस आपके दिए गए हैं। जिसमें फर्स्ट क्या कहता है, अलॉटमेंट मस्ट बी मेड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन। कि जो आवंटन है, जो अलॉटमेंट है, जो शेयर्स की जो अलॉटमेंट जो करनी है, वो कंपनी के जो आर्टिकल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उस पर्सन को करनी चाहिए जिसको ऑथराइज्ड किया गया है, जिसको अलॉटमेंट के लिए ऑथराइज्ड किया गया है, वही पर्सन ही शेयर्स की अलॉटमेंट कर सकता है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, बेसिकली जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो एक रेजोल्यूशन को पास करके क्या करते हैं, शेयर्स को अलॉट कर देते हैं। लेकिन कुछ टाइम में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो किसी दूसरे को अपॉइंट कर लेते हैं, किसी दूसरे को अथॉरिटी दे देते हैं शेयर्स को अलॉट करने की, ठीक है। या तो वो किसको देते हैं, या तो जो आपकी अलॉटमेंट कमेटी होती है
उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं शेयर्स अलॉट करने की, या आपके मैनेजर्स भी हो सकते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, या उनको दे दिया जाता है शेयर्स अलॉट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो आपका ऑथोराइज्ड पर्सन है, जिसको अथॉरिटी दी गई है शेयर्स को अलॉट करने की, केवल वही पर्सन ही शेयर्स का क्या करेगा, अलॉटमेंट करेगा। उसके अलावा कोई दूसरा पर्सन शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट क्या कहता है, अलॉटमेंट मस्ट बी मेड विद रीजनेबल टाइम, कि जो आपका अलॉटमेंट है, जो आपका आवंटन है अंशों के, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है, वो रीजनेबल टाइम के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है। जितना टाइम कहा गया है उतने टाइम के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास एप्लीकेशंस आ चुकी हैं और उसके 5 और 6 मंथ बाद आप क्या कर रहे हो, अलॉटमेंट्स को, शेयर्स को अलॉट कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपका ट्रिब्यूनल है, जो कोर्ट्स हैं, उनके भी ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं कि अगर आपके जो शेयर्स हैं उनके अलॉटमेंट 5 या 6 मंथ में होती है तो वो एक तरह से क्या है, रीजनेबल टाइम नहीं है, उसको डिले माना जाएगा, देरी माना जाएगा। ठीक है। तो उस केस में कुछ लीगल एक्शंस भी कंपनी के खिलाफ लिए जा सकते हैं। और अगर आपका जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है वो रीजनेबल टाइम में नहीं होता, तो जो आपका एप्लीकेंट होता है उसको ये राइट हो जाता है कि वो आपको, आपके जो शेयर्स हैं उनको लेने से मना कर सकता है, वो उसके लिए इनकार कर सकता है। उसके बाद आता है अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, आवंटन की सूचना दी जानी चाहिए, कि जो आपका अलॉटमेंट है, ठीक है, ये नहीं है कि जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं केवल उन्होंने क्या किया, रेजुलेशन पास कर दिया और शेयर्स अलॉट कर दिए। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने जिसको शेयर्स अलॉट करने हैं, जो आपका एप्लीकेंट है, आप उसे इन्फॉर्म तो करोगे कि हमने जो आपको शेयर्स हैं वो अलॉट किए हैं। अगर आपने क्या किया कि आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उन्होंने क्या किया, एक रेजुलेशन पास कर दिया और शेयर्स अलॉट कर दिए, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, इसका जो नोटिस है, वो आपने जो आपका एप्लीकेंट है उसके पते पर भेज दिया, जो भी एड्रेस उसका रजिस्टर्ड होगा उसके एड्रेस पे वो आपने नोटिस भेज दिया। तो उस केस में जो आपका कम्युनिकेशन है वो पूरा माना जाएगा। अगर ऐसा आप नहीं करते तो ये आपका कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है। जब जो कंपनी जो होती है, अगर वो एक बार अपनी तरफ से नोटिस भेज देती है, फिर चाहे रास्ते में जो नोटिस है वो खो जाए या उसको पहुंचने में डिले हो जाए, ठीक है, तो उस केस में जो कंपनी जो है वो अपने जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उससे फ्री हो जाती है, क्योंकि उसने तो भेज दिया, उसने नोटिस एप्लीकेंट के पास भेज दिया, चाहे उसे देरी से मिला हो चाहे ना मिला हो, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है। उसके बाद क्या कहता है, अलॉटमेंट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, कि जो आपका अलॉटमेंट है उनके अंदर जो कंडीशन है उनको मानते हुए ही क्या किया जाना चाहिए, उसको पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है। और केवल उन्हीं कंडीशंस को पूरा किया जाना चाहिए जो कि एप्लीकेशन जब आपके पास आई थी, शेयर्स की जो एप्लीकेशन जो है उसमें अगर उनका उल्लेख किया गया है, उनको दिखाया गया है, केवल उन्हीं कंडीशंस को पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है। यदि आपने अगर कंडीशंस में किसी भी प्रकार का कोई चेंज किया है तो जो कंपनी है और जो आपका एप्लीकेंट है उसके बीच किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि जो आपका अलॉटमेंट है, जो आवंटन है, वो पूर्ण होना चाहिए, मीन्स पहले से ही सारा कुछ उसमें डिसाइड होना चाहिए, बाद में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जाना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए, बिना किसी शर्त के होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपके कुछ प्रोविजंस थे रिगार्डिंग
आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरल प्रोविजंस कुछ दिए गए थे। अब उसके बाद आपके आते हैं स्टैच्यूटरी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट, कि जो आपका इंडियन कंपनी जो एक्ट है, कंपनी अधिनियम के वैधानिक प्रावधान क्या है या प्रतिबंध क्या है, उनसे रिलेटेड कुछ दिए गए हैं पॉइंट, जिसमें फर्स्ट आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रावधान क्या कहता है कि अगर जो आपको एप्लीकेशन जो है वो मिनिमम आपके पास मिनिमम अमाउंट में आपके पास नहीं आई है, तो उस केस में जो शेयर्स हैं उनको अलॉट नहीं किया जा सकता। तो क्या कहता है कि आपने अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त नहीं किया है, जनता को आपने क्या है इनविटेशन भेजा था, पब्लिक को इनविटेशन दिया था और पब्लिक से आपको मिनिमम रिस्पॉन्स नहीं मिला है, आपको मिनिमम अमाउंट नहीं मिली है, तो उस केस में आप जो शेयर्स हैं उनकी अलॉटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। फर्स्ट आता है ओनली कैश अमाउंट, कि जो भी आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन है उसकी जो अमाउंट है वो केवल कैश में होना चाहिए, उसकी जो अमाउंट है केवल कैश में होनी चाहिए, कैश के अलावा किसी और फॉर्म में आपकी जो राशि है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, कि जिस टाइम आप क्या करते हो पब्लिक को इनविटेशन भेजते हो, ठीक है, और जो आपके एप्लीकेंट हैं वो क्या करते हैं, अब आपके शेयर्स को परचेज करने के लिए एप्लीकेशन भेजते हैं, और अगर उनको क्या है एप्लीकेशन उन्होंने भेज दी हैं, अगर उनको आपके शेयर्स चाहिए तो उनको क्या करना होगा, जो शेयर्स की जो फेस वैल्यू है, जो उनका अमाउंट जो सेट की गई है उसका कम से कम मिनिमम कितना 5% उनको क्या है एडवांस में देना होगा। एप्लीकेशन के साथ उनको 5% क्या है जमा करवाना होगा, उनको 5% अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी एप्लीकेशन के साथ। और ये जो रूल है अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, ये सिर्फ जब आप फर्स्ट टाइम जब अलॉटमेंट करते हो, जब फर्स्ट अलॉटमेंट जो करते हो, ये सिर्फ उसी टाइम ही एप्लीकेबल होता है, उसके बाद इसको करना कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। उसके बाद सी पॉइंट क्या कहता है, टू डिपॉजिट एप्लीकेशन मनी इन शेड्यूल्ड बैंक। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो भी आपने क्या है एप्लीकेशन मनी जो प्राप्त की है, एप्लीकेशन के साथ जो मनी आपने 5% जितना भी आपने क्या है प्राप्त किया है, रिसीव किया है, उस राशि को आप क्या करोगे, जो शेड्यूल्ड बैंक है, जो आपका अनुसूचित बैंक जो है उसके अंदर जमा करवाई जाएगी। और ये जो राशि है, ये जो अमाउंट है, तब तक उस बैंक से नहीं निकाली जाएगी जब तक कि जो आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं मिल जाता। मीन्स व्यापार को प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र आपको जब तक नहीं मिल जाता तब तक आप उस अमाउंट को, उस राशि को उस बैंक से नहीं निकाल सकते, वो तभी तक उसमें रखी जाएगी। और सिर्फ व्यापार आरंभ करने तक नहीं, जब तक कि आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त नहीं हो जाता। जो कंपनी जो है उसने क्या है अपना बिजनेस शुरू कर लिया है, लेकिन जब तक उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वो उस डिपॉजिट राशि को वापस नहीं मंगवा सकती, उस जमा राशि को निकाल नहीं सकती। ठीक है, अब उसके बाद आता है टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी, आवेदन राशि वापिस करना। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर आपने क्या है पब्लिक को इनविटेशन भेजा है शेयर्स परचेज करने के लिए, और अगर आपके पास क्या है मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, आपके पास क्या है न्यूनतम अभिदान की जो राशि है वो आपके पास नहीं आती है, तो जो कंपनी जो होती है उसने जितने भी जो भी एप्लीकेंट्स हैं, जितने भी एप्लीकेंट्स की उसने जो अमाउंट जो है वो रिसीव की है, प्राप्त की है, वो परिविवरण जो है, जो प्रोस्पेक्टस है, उसको जारी करने की जो डेट है
उसके डेट के 30 दिन के अंदर अंदर ही उसको वो एप्लीकेशन की जो मनी है वो सारी की सारी क्या करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद क्या है, फिलिंग ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रविवरण फाइल करना। अब ये पॉइंट क्या कहता है, कि जो कंपनी जो है वो क्या करना चाहती है, प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहती है। मीन्स वो जनता को इनविटेशन देना चाहती है, पब्लिक को इनवाइट करना चाहती है अंश को परचेज करने के लिए। तो उस कंपनी को, वो कंपनी क्या करती है, पहले एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो क्या करती है, इशू करती है। और रेड हेरिंग जो प्रोस्पेक्टस है वो कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार के पास अभिदान जो सूची होती है, सब्सक्रिप्शन जो लिस्ट होती है, उसके खुलने या उसके जो रेजुलेशन है उसके कम से कम यानी कि मिनिमम 3 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास फाइल करवाना पड़ता है। तो क्या कहता है कि जो आपका रेड हेरिंग जो प्रोस्पेक्टस है वो ऐसी कंपनी इशू करती है जो जनता को, जो पब्लिक को इनविटेशन करने का, इनवाइट करने का इरादा रखती है। ठीक है। और ये जो रेड हेरिंग जो प्रोस्पेक्टस है वो कंपनी के द्वारा रजिस्ट्रार के पास जो आपका प्रस्ताव है, जो रेजुलेशन है या जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट है, उसके ओपनिंग से 3 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास क्या है, फाइल करवाना पड़ता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, कि जो आपका प्रोस्पेक्टस है उसके निर्गमन की जो डेट है, उसके इशू की जो डेट है, उसके 5वें दिन तक, जो आपका प्रोस्पेक्टस जो है उसके 5वें दिन तक, या प्रोस्पेक्टस में कोई भी डेट दी गई है उस डेट तक किसी भी प्रकार के जो शेयर्स हैं उनको अलॉट नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का आवंटन नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार की अलॉटमेंट नहीं की जाएगी। वो जो 5th जो डे आपने चूज किया है, फिक्स किया है, या प्रोस्पेक्टस में कोई डेट और फिक्स की है, वो जो डेट होती है वो आपकी जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट होती है उसकी ओपनिंग लिस्ट होती है। ठीक है। वो आपकी अभिदान सूची खुलने की तिथि मानी जाती है, अभिदान सूची के खुलने का समय माना जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, लिस्टिंग ऑफ शेयर्स टू बी डेट इन स्टॉक एक्सचेंज। अब ये क्या कहता है कि अगर जो आपके प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो आपके प्रस्तावित जो शेयर्स हैं या आपके जो डिबेंचर्स हैं उनको क्या है, एक या एक से जो अधिक स्टॉक एक्सचेंज है, 1 और मोर स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, ट्रांजैक्शन करने के लिए जो आज्ञा है, जो परमिशन है, उसके लिए क्या किया गया है, अप्लाई किया गया है या अप्लाई किया जाएगा। ठीक है। तो जो प्रोस्पेक्टस है उसमें क्या है, स्टॉक एक्सचेंज का नाम भी उसको देना पड़ेगा। जो आपके प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर उसको स्टॉक एक्सचेंज का नाम भी देना पड़ेगा। अगर जो कंपनी है उसने एक या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई किया है परमिशन के लिए। ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रोसीजर आता है अलॉटमेंट का। प्रोसीजर 1 बाय 1 स्टेप वाइज करेंगे कि जो आपके अलॉटमेंट है उसकी विधि क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या उसकी प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है। जिसमें फर्स्ट आता है कंप्लेंट्स विद स्टैट्यूटरी प्रोविजन, संवैधानिक व्यवस्थाओं की पूर्ति। अभी हमने पीछे जो पढ़ा, जितने भी आपके प्रोविजंस पढ़े हैं सबसे पहले क्या किया जाता है, उन सभी प्रोविजंस को पूरा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है, रेड हेरिंग प्रविवरण प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार, कि जो आपका रेड हेरिंग जो प्रविवरण है वो रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करवाना, कि जो कंपनी का जो रजिस्ट्रार है उसके पास जो आपके प्रोस्पेक्टस हैं उसकी एक कॉपी भेजना लीगली क्या है, कंपलसरी है। यदि जो आपकी शेयर कैपिटल वाली कोई कंपनी है वो अगर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अगर जारी करना चाहती है तो प्रथम जो आपका फर्स्ट जो अलॉटमेंट है उसके कम से कम 3 दिन पहले आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास फाइल करवानी पड़ेगी।
उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है फॉर्मेशन ऑफ अलॉटमेंट कमेटी। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो आपके एप्लीकेंट हैं, जो आपकी एप्लीकेशंस हैं, उसमें जो जितने भी आपके शेयर्स हैं जो इशू किए जाने हैं, उनकी जो अमाउंट लिखी गई है, ठीक है, वो बेसिकली कौन करता है? आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके क्या करते हैं? इशू करते हैं। उस पर जो अलॉटमेंट जो देते हैं वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं, संचालक मंडल आपका देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी संचालक मंडल है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो क्या करती है? वो एक कमेटी क्या करती है? एक कमेटी की स्थापना करती है। वो जिस कमेटी की स्थापना करती है उसको हम क्या बोलते हैं? आपकी अलॉटमेंट कमेटी बोलते हैं, आमंत्रण कमेटी बोलते हैं, जो स्पेशल ही अलॉटमेंट के लिए ही बनाई जाती है। ठीक है, जो आपकी क्या करती है? जितने भी एप्लीकेशन आते हैं उनकी इंस्पेक्शन करती हैं, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? शेयर्स को अलॉट करने की एक लिस्ट तैयार करती है, एक टाइम पीरियड वो क्या करती है? फिक्स करती है। और उसके बाद सारी रिपोर्ट बनाने के बाद वो क्या है? उस रिपोर्ट को आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके सामने क्या करती है? प्रेजेंट करती है। तो वो आपकी कौन होती है? अलॉटमेंट कमेटी होती है, जिसकी फॉर्मेशन की जाती है आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। उसके बाद आता है कॉलिंग द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब उसके बाद क्या है कि जो आपकी रिपोर्ट जो तैयार की है, अलॉटमेंट जो कमेटी है उसने जो रिपोर्ट तैयार की गई है उस पर विचार विमर्श करने के लिए, उस पर डिस्कशन करने के लिए जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो क्या करता है? एक मीटिंग बुलाता है। ठीक है, और इस मीटिंग में जो आपके डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक रेजुलेशन पास करके अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, बिना किसी कारण के क्या करते हैं? जो आपका एप्लीकेशंस हैं उनको स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशंस मिली हैं, जो भी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, उनको या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? अंत में क्या किया जाता है? उसके बाद जो शेयर्स हैं उनको अलॉट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? मेकिंग द एंट्री इनटू शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट। अब क्या है कि जो आपके शेयर्स हैं उनके एप्लीकेशन तथा उनकी जो अलॉटमेंट की जो लिस्ट है उसमें क्या है? जो भी जरूरी जो एंट्रीज की जानी है उनको किया जाता है। और जो आपका बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स होता है उनका जो हेड होता है वो जितने भी पेजेस पे एंट्री की गई है उन एंट्री पे वो अपने क्या करता है? सिग्नेचर करता है और लिखता है कि आज की डेट में कितने शेयर्स जो हैं उनकी अलॉटमेंट की गई है। उसके बाद आता है इन्फॉर्मिंग द एप्लीकेंट्स, कि जो आपके एप्लीकेंट्स होते हैं, जो आपके आवेदक होते हैं, उनको क्या है? सूचना दी जाती है, उनको नोटिस भेजा जाता है कि जो शेयर्स जो हैं वो आपको अलॉट कर दिए गए हैं। उसके बाद क्या कहता है? रिसीविंग द अलॉटमेंट मनी, कि जो आपका अलॉटमेंट जो लेटर है उसको भेजने के बाद क्या है? जो आपकी अलॉटमेंट पे जो मनी जो है जो रिसीव करनी है वो रिसीव कर ली जाती है। उसके बाद क्या है? प्रिपेयरिंग शेयर सर्टिफिकेट। अब इसके पश्चात क्या होता है कि जो आपके अलॉटमेंट की जो लिस्ट है उससे क्या है? आपके शेयर्स के जो सर्टिफिकेट हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, और अगर जो आपके इश्यूज जो आपने इशू किया था उसके अंदर जो भी कंडीशंस दी हैं, शेयर्स जब इशू किए थे उसके अंदर जो भी कंडीशंस दिए हैं शेयर इशू से रिलेटेड, अगर कुछ भी उन कंडीशंस के अगेंस्ट ना हो तो 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स क्या कर दिया जाता है? जो शेयर्स के जो सर्टिफिकेट हैं वो शेयर होल्डर्स को दे दिए जाते हैं। अगर उनमें किसी भी प्रकार का चेंज करना होता है तो जो शेयर्स सर्टिफिकेट हैं वो शेयर होल्डर्स को थोड़े लेट दिए जाते हैं। उसके बाद क्या है? प्रिपेयरिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। और लास्ट जो आपका पॉइंट है उसके अंदर क्या किया जाता है
कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जिनको शेयर का जो सर्टिफिकेट है वो मिल चुका है, जिनको अलॉट कर दिए जा चुके हैं शेयर्स, उनको क्या है जो कंपनी के जो रजिस्टर है उसके अंदर उनके नाम को लिख दिया जाता है। जो सदस्य जो होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, बेसिकली जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, वो आपके जो कंपनी जो होते हैं वो एक तरह के मेंबर्स ही होते हैं, ठीक है। तो उनका जो नाम है वो आपका जो मेंबर रजिस्टर जो होता है, कंपनी का जो मेंबर रजिस्टर होता है उसके अंदर उनके नाम दर्ज कर दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके शेयर होल्डर हैं वो कंपनी के क्या बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं। तो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे शेयर अलॉटमेंट से रिलेटेड वो आपके कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने आपका शेयर अलॉटमेंट का जो मीनिंग है वो क्लियर किया। उसके बाद हमने जो प्रोविजंस थे अलॉटमेंट से रिगार्डिंग प्रोविजंस, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको हमने क्लियर किया। उसमें हमने 2 टाइप के आपके किए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने आपका प्रोसीजर किया अलॉटमेंट का जी, कि जो आपकी शेयर्स ऑफ अलॉटमेंट है उसका क्या प्रोसीजर है, क्या उसकी प्रक्रिया है, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टेक केयर।